तो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और जो कि आपको भिन्न के रूप में दिख रही है, यानी अंश बटे हर के रूप में दिख रही है। दिख रहा है आप सबको? और हमको इनका मान ज्ञात करना है, या यूँ कहिए कि हमको इनको सरलीकृत करना है, इनको सरल रूप में बदलना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इन सवालों को जब बनाएंगे तो हम इनको किस तरह से सरल करेंगे। तो हम एक कार्य करने वाले हैं और वो है परिमेयकरण। ठीक है, तो आप ये सब जानते होंगे, परिमेयकरण सुने होंगे पहले भी, लेकिन मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूँ। परिमेयकरण शब्द से लगभग सभी लोग यही समझते हैं, मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं बच्चों को देखा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2+1, मतलब 1/2+√3। तो अगर हम उनको कहें कि बेटा यहाँ पे परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो उन लोग बोलते हैं कि सर ये जो प्लस लिखा है ना, उसको माइनस करके आप ऊपर नीचे गुना कर दो। तो ये तो ठीक है, उन लोग ठीक बोले कि हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको ये करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वो आपको पता है कि प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं या फिर परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। अगर आप नाम पढ़ोगे परिमेयकरण, परिमेयकरण मतलब परिमेय बनाने की प्रक्रिया। तो परिमेय बनाने की प्रक्रिया मतलब परिमेय बनाया जा रहा है। किसको परिमेय बनाया जा रहा है? जो पहले परिमेय नहीं है उसी को परिमेय बना सकते हो। जो पहले से परिमेय है उसको परिमेय बना सकते हैं कि नहीं? तो पहले से ऐसा कौन है जिसको परिमेय बनाया जा रहा है? तो पहले वो है अपरिमेय, जिसको परिमेय बनाया जा रहा है, और इस परिमेय बनाए जाने की प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब चीज विस्तार से समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा। परिमेयकरण का सही अर्थ आज सीखोगे आप लोग। जैसे ये करणी का चिन्ह है ना, आप सबको पता है ये किसका चिन्ह है? अगर करणी के चिन्ह के अंदर मैं कोई ऐसी संख्या लिखता हूं जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे मैं लिख दिया 4, तो आप सबको पता है कि 4 का जो करणी है यानी कि वर्गमूल है ये, क्योंकि यहाँ पे करणी का ऑर्डर कितना है? 2 है। करणी का ऑर्डर कितना है? 2 है। तो ये करणी 4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 2। आपको पता होगा। करणी 9, वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी जाएगी? पता है ना सब? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अंदर लिखी संख्याओं का जो वर्गमूल है सर, वो पूर्णांक के रूप में होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पूर्णांक के रूप में होता है। अगर मैं कहीं लिख दूं 16, तो आप बता देंगे 4। अगर कहीं लिख दूं 25, तो आप कह देंगे 5। अगर मैं कहीं लिखूं 5, तो आप क्या कहेंगे? नहीं पता, उसका निकालना पड़ेगा। दशमलव वशमलव कुछ आएगा। बात समझ में आ रही? तो अब ध्यान से सुनिए, मैं एकदम मजबूत बात बोलने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। अगर रूट के अंदर ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है, अगर उसके अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, तो अब आप बोलोगे सर ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं जो किसी पूर्णांक का वर्ग हो। जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि वो, और 2 एक पूर्णांक है तो उसका वर्ग है 4, इसलिए 4 को पूर्ण वर्ग संख्या बोले हैं। 9 को बोलोगे पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 9 3 का वर्ग होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये। और मैं आपको बताता हूँ 64, 8 का वर्ग है, तो इसलिए 64 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आ रही है? तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है ना, जब वो रूट के अंदर रहती है ना, तो उनका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में आएगा। सीधी सी बात है। 4 कौन है? 2 का वर्ग है, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 होगा। 9 कौन है? 3 का वर्ग है, इसका मतलब 9 का वर्गमूल 3 होगा। बात समझ में आ रही? मगर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब मैं बोल दूं 7, क्या 7 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 7 को आप किसी संख्या, किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते? बात समझना, बहुत गहरी बात हम आज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। 7 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 को आप किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते। 64 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि आप उसको 8 के वर्ग के रूप में लिख सकते हो और 8 पूर्णांक है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? है, क्योंकि आप उसको 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हो
और 3 एक पूर्णांक है। 7 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि 7 को किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 8 पूर्ण वर्ग संख्या है 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 को किस पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखोगे बताओ भला? है कोई आपके पास पूर्णांक? नहीं लिख सकते। क्या 10 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। क्या 16 पूर्ण वर्ग संख्या है? अच्छा हाँ, तो अब सीख गए आप लोग। जिस संख्या को आप किसी पूर्णांक के वर्ग रूप में लिख पा रहे हो वो पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, बात समझ में आ रही? और पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4, 9, 64, 16, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या करनी के अंदर हो तो उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में मिलेगा। 4 का वर्गमूल 2 मिला है, 9 का वर्गमूल 3 मिला है, 25 का वर्गमूल 5 मिला है। लेकिन अगर करनी के अंदर कोई ऐसी संख्या आ गई जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तब तुम उसका वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। एग्जैक्ट मतलब कि सही परफेक्ट नहीं निकाल सकते। परफेक्ट नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर कि जब आप 7 का वर्गमूल निकालने चलोगे, ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल आएगा 2 दशमलव कुछ जो भी आएगा वो चलते रहेगा 2 दशमलव कुछ फिर कुछ आते रहेगा। कभी उसका समापन नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल फर्क क्या है इन दोनों में बताओ? चलो 9 और 7 में फर्क क्या है बताओ मेरे को। 7 का वर्गमूल निकाले तो 2 दशमलव कुछ आ रहा है। 9 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो सिर्फ 3 आ रहा है। तो 7 और 9 को हम किस किस नाम से पुकारेंगे आप बताओ? इनमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन? तो मैंने आपको कहा कि 7 और 9 में आपने क्या फर्क महसूस किया? तो आप बोलेंगे सर 9 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए उसका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में आया। 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए उसका वर्गमूल एक पूर्णांक के रूप में। तो इसीलिए मैं वर्गमूल 7 को कहूंगा अपरिमेय संख्या। ये देख लो, अपरिमेय संख्या। एक बहुत ही गजब की यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। वर्गमूल 7 क्या है? एक हाँ। तो क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये ऐसा संख्या है, क्योंकि 7 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो एक पूर्णांक रूप में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी कि करणी युक्त अगर कोई संख्या है, करणी युक्त मतलब जिसमें करणी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या अपरिमेय कब होगी? अगर वो करणी के अंदर जो राशि लिखी है, अगर उसके करणी का मान जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में यानी कि पूर्णांक संख्या के रूप में ना मिलता हो। जैसे वर्गमूल 3 का मान कितना है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। वर्गमूल 9 को आप परिमेय संख्या बोलो। वर्गमूल 9 को क्या बोलो आप? बोलो, क्योंकि उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में आ रहा है। बात समझ जाए ना? वर्गमूल 10 को आप क्या बोलोगे? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3 दशमलव कुछ और उस कुछ का कभी अंत नहीं होगा। अशांत दशमलव निरूपण होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? अशांत मतलब कभी शांत नहीं होगा वो, ठीक है? वर्गमूल 11 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 12 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 13 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 14 अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 15 भी अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 16 इसका वर्गमूल 4 होता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल आप पूर्ण अंक 4, पता है 4, तो जिस संख्या का वर्गमूल आप पूर्णांक के रूप में निकाल पा रहे हो ना, तो वो परिमेय संख्या। और जिस संख्या का वर्गमूल आप पूर्णांक के रूप में, तो वो क्या होगी? ये समझ में आया कि नहीं बताओ? अच्छे से बैठ के दिमाग में। अब अपरिमेय संख्या को अगर मेरे को परिमेय बनाने की इच्छा है, बात समझ आ रही? अपरिमेय संख्या है करणी युक्त, करणी वाली अगर कोई अपरिमेय संख्या है और उसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो उसमें किसी दूसरी करणी का गुणा किया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चीज है, डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। हम लोग हमेशा सोचते हैं हर का परिमेयकरण है, तो चलो हर में जो संख्या लिखी है उसमें बीच वाला चिन्ह बदल करके प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करो, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करो, यही सीखे ना हम लोग। लेकिन परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है वो आज हम लोग सीख रहे हैं। परिमेयकरण शब्द में इसकी डेफिनेशन खोजो। परिमेयकरण मतलब परिमेय बनाने की प्रक्रिया। परिमेय करने जा रहे हो तो परिमेय किसको करेंगे? उसको करेंगे जो पहले क्या हो? अपरिमेय हो। तो अपरिमेय कौन होता है वो आपको मैं सिखा रहा था कि अगर करणी के अंदर ऐसी राशि हो जो पूर्ण वर्ग के रूप में न हो, या यूं कहिए कि करणी युक्त संख्या जिसका जो मान है वो हमारे पास पूर्णांक के रूप में न मिले, अगर
ठीक है ना। जैसे मैं आपको और आगे की कहानी सुनाता हूँ, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब चलो बताओ रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है? क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि रूट 3 की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो 1 पॉइंट कुछ 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 आएगा, पूर्णांक के रूप में नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, तो परिमेय बनाने के लिए मुझे दिमाग लगाना होगा कि ये खुद करनी वाली संख्या है, तो मुझे इसमें करनी वाली कोई और संख्या गुणा करनी होगी ताकि ये क्या बन जाए, परिमेय बन जाए। तो किसका गुणा किया जाए? रूट 3 का गुणा करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो अब रूट रूट एक बार लिखेंगे, सजाती है, सजाती मतलब दोनों की डिग्री, दोनों का ऑर्डर जो है वो 2 है। ऑर्डर बोलने का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, मैं आपको पहले दिन भी बताया हूँ, कुछ नहीं लिखा है मतलब 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है मतलब इन दोनों का गुणा, अच्छा अंदर लिखी संख्या भी सेम है, तो सजाती है, सजाती करने का गुणा संभव है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट रूट एक बार लिखेंगे और अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा बताओ, और रूट 9 का मान 3 होता है। तो आपका जो नतीजा मिला, आपको जो रिजल्ट मिला वो कौन मिला, पूर्णांक के रूप में मिला। तो भैया पूर्णांक के रूप में मिला, उसका श्रेय किसको दोगे, क्रेडिट किसको दोगे, इसको देंगे कि सर ये नहीं था, जब सिर्फ ये था तो वो अपरिमेय संख्या था। क्या था? मैंने जब ये बस लिखा था तो वो क्या था, जब मैंने इसका उसमें गुणा किया, सॉल्व किया, तो मुझे क्या मिला, 3, जो कि परिमेय संख्या है। तो आपने क्या किया आपको पता है, आपने इस अपरिमेय को इसकी मदद से यानी इसका गुणा करके परिमेय के रूप में बदला है। बात समझ में आ रही है? तो आपने इसका क्या किया है पता है आपको, आपने किया और आपको पता भी नहीं चला क्या, आपने इसका परिमेयकरण किया। आपने इसका क्या किया, परिमेयकरण किया। बोलने का मतलब ये कि आपने इसको परिमेय के रूप में बदला है, किसी एक और करने के गुणा की मदद से आपने ये काम किया है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। एक और मैं आपको एक जबरदस्त वाला उदाहरण देता हूँ, मजा आ जाएगा। 5 की घात में 1/4 लिखा है। क्या लिखा है? सीखो, बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, जब आप सीखोगे ना आपको मजा आने लगेगा ना, फिर एग्जाम तो आपके एकदम नीचे होगा ये। ठीक है, मतलब आपको, मतलब आप जब सीख लोगे ना तो बहुत मजा आएगा। 5 की घात 1/4 लिखा है। अब ये अपरिमेय संख्या है। तो आप बोलोगे क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि वास्तव में जो मैं लिखा हूं ना उसका मतलब ये है, 1/4 मतलब चतुर्थ मूल। मैं आपको बताया था ना, याद करो, पहले दिन ही बताया था, ये ऐसे लिखा है मतलब a के पावर में 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2, अगर 3 है तो a के पावर में 1/3, अगर 4 है तो a के पावर में 1/4, 5 है तो a के पावर में 1/5। याद है आपको? तो अभी 1/4 है, इसलिए करनी के अंदर जो मैं लिखूंगा, करनी का ऑर्डर यहाँ पे 4 है। तो क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो? एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अगर ये 4 है मतलब ये चतुर्थ मूल है। चतुर्थ मूल मतलब अंदर 4 ठोक जोड़ी बननी चाहिए, तब वो बाहर निकल के 1 होगा, मतलब एक बार निकलेगा। तो अब ये क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय को मुझे क्या बनाने की इच्छा हो रही है, परिमेय बनाने। तो ऐसे तो अपने आप नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो किसका गुणा किया जाए, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ दिमाग लगा के किसका गुणा किया जाए। 5 की घात 1/4 में अगर 5 की घात 3/4 का गुणा कर दिया जाए, किसका, तो वो परिमेय बन जाएगा। पूछो कैसे? चलो गुणा कर दिए ना, आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, आपको पता है, जुड़ जाएगा। चलो 1/4 3/4, रफ कार्य में जोड़ कर देख लो, 1/4 और 3/4 को, 4/4 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो 5 की घात 1 बन गया यानी 5 बन गया, 5 बन गया यानी परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं बताओ? पहले ये क्या था, अपरिमेय था, कुछ गुणा किया आपने, अब वो क्या बन गया, परिमेय बन गया। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, इसका क्या किया आपने, इसका क्या किया, इसका आपने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने के लिए इसकी मदद ली आपने, गुणा किया, परिमेय के रूप में बदल गया। जिसकी मदद ली, जिसकी मदद से आपने उसको परिमेय, मतलब उसको उसका परिमेयकरण किया है, उसको बोलते हैं परिमेयकारी गुणक। परिमेयकारी गुणक या परिमेयकारी गुणांक बोलते हैं कि हाँ भाई इसका गुणा करने पर वो परिमेय बना है। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल दूं, अभी बहुत 36 एग्जाम्पल देता हूँ। तो कुल मिला के परिमेयकरण का मतलब आपको क्या समझ में आया, किसी अपरिमेय संख्या को या करने वाली अपरिमेय संख्या को हम किसी ऐसी करनी से गुणा कर देते हैं जिसको गुणा करने पर वो किसमें बदल जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए। तो इस प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, चलो देखो आगे।
ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। हमारे पास सवाल ये है, हमको सवाल ये बनाना है। सिर्फ सवाल बताऊंगा ना तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा चारों सवाल। लेकिन आप लोग सीखो, आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा देना जो सीखो, आप लोग खुद ये सवाल समझा दोगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है, तो आप ऐसा ना कहना कि ये चिन्ह दिख रहा है, उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा करो। ये जिस हाँ, सवाल परीक्षा में बनाने की दृष्टि से, बच्चों को सिखाने की दृष्टि से, रटाने की दृष्टि से ठीक है कि हाँ ये चिन्ह दिखता है, उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हो गया हर का परिमेयकरण। हरिच का थोड़ी परिमेयकरण होगा। परिमेयकरण कभी अंश का भी किया जा सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। जो भी हम किसी भी चीज का परिमेयकरण करना सीख रहे हैं, लेकिन उसी का करोगे जो पहले क्या हो, अपरिमेय हो। अब मैं बोलूंगा 5 का परिमेयकरण करो, 5 का कौन परिमेयकरण करेगा, वो खुद परिमेय है। तो परिमेयकरण किया किसका जाता है, जो अपरिमेय हो। तो अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए उसका परिमेयकरण किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोलूंगा चलो बेटा इसका परिमेयकरण करो, 1 + √5 परिमेयकरण करो, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें मैं किसका गुणा करूं। अच्छा पहले तो ये तय करो कि जिसका परिमेयकरण करने को कहा जा रहा है वो अपरिमेय है कि नहीं है। अपरिमेय होगा तब उसको परिमेय बनाया जाएगा ना। तो ये इसको चेक करो पहले आपको कि वो अपरिमेय है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सुनो ध्यान से कि वो कैसे है। 1 परिमेय संख्या है, लेकिन √5, क्या √5 की वैल्यू आपको पता है एग्जैक्ट? √25 होता तो उसका, हाँ तो उसका फट से बता दिया 5। तो इसलिए √25 जो है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। लेकिन √5 की वैल्यू हम एग्जैक्ट पूर्णांक के रूप में नहीं जानते, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जुड़ के अपरिमेय ही बनता है। तो टोटल क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर मुझे इसको परिमेय बनाना है तो कुछ गुणा करना पड़ेगा, और वो गुणा होता है ना, तब इसका चिन्ह बदल के गुणा किया जाता है। मतलब वो जिसका गुणा करने वाला हूं मैं, जिसको इससे गुणा करने पर वो परिमेय बन जाएगा, वो कोई और नहीं, वो यहाँ बीच में चिन्ह बदल के किया जाता है। विश्वास नहीं है तो आप गुणा करके देख लो। a + b, a - b क्या होगा, a² - b²। तो √5 का वर्ग 5 - 4। समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई डाउट है क्या? परिमेय बन गया, परिमेय। और इसको क्या बोलोगे आप बताओ? इसको इसमें गुणा करने पर ये परिमेय बनाते हैं, क्या कहलाएगा, परिमेयकारी गुणक कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा जैसे ना ये लिखा है, मान लो ये संख्या लिखी है, ठीक है, अब इसको मिटा दूं। चलो अब हम लोग का सवाल पहला चालू होता है ना। तो समझ में आया परिमेयकरण क्या होता है, एकदम अच्छे से समझ में आया। अब देखो हमको इसका मान ज्ञात करने को बोला जा रहा है, हम परिमेयकरण करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे जो संख्या दिख रही है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, कैसे अपरिमेय संख्या है? हाँ, √3 अपरिमेय संख्या है। भले 2 परिमेय संख्या है तो क्या हुआ, वो 2 किसके साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है, और √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर किसी अपरिमेय के साथ जुड़ी हुई दिखे तब वो पूरी मिलाकर के अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आ रहा है? और उसी अपरिमेय, अच्छा ऊपर से हमको कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 3 है, ऊपर क्या 3 जो है वो परिमेय संख्या होता है, परिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपरिमेय है ना उसको परिमेय बनाना है, और आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको बताया था 1 + √5 लिखा है, किससे गुणा किए थे, 1 - तब जाकर के वो क्या बना था, परिमेय बना था। तो ये इसके बाजू में मैं किससे गुणा करना चाहिए मुझे ताकि परिमेय बन जाए, 2 - √3 का गुणा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नीचे नीचे बस करोगे क्या, अगर नीचे कर रहे हो तो आप ऊपर भी करोगे ऐसा। तो हम लोग नीचे करते तो ऊपर भी गुणा करते हैं, जिसको हम लोग केवल यही सीखे थे कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा। लेकिन क्यों, ताकि ये गुणा होके परिमेय बन जाए। पहले ये अपरिमेय है, अब परिमेय बन जाएगा। यकीन नहीं है तो आप गुणा करके देख लो। देखो देखो देखो, 3 2 - √3 a + b, a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 3 2 - √3, ठीक है ना, और अपॉन में क्या, 2 का वर्ग, √3 का वर्ग 3, ठीक है ना। 4 में 3 गया, बट 1 को कोई लिखता भी नहीं, वैसे कोई लिखता नहीं है। लेकिन आप देख लो, अब जो नीचे में पहले कौन था, 2 + √3 था, आज क्या दिख रहा है वहां पे, और 1 परिमेय संख्या होता है। तो अपने इस अपरिमेय को परिमेय बना दिया। इसलिए बोलते हैं हर का परिमेयकरण, बोलने का मतलब हर को परिमेय बना देना, ठीक है।
हर को क्या बना देना, परिमेय बना देना। तो अब क्या होगा, 3 माइनस रूट 3 और अपॉन 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बताओ इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, a प्लस रूट बी का परिमेयकारी गुणक क्या होगा? वाह, a माइनस रूट बी होगा। तो जस्ट उल्टा करके अभी सिखाया मैं। परिमेयकारी गुणक किसको बोलते हैं? परिमेयकारी गुणक किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम लोग किसी अपरिमेय संख्या में गुणा करें तो वो क्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। कितना सरल है। तो ये अपरिमेय संख्या था, इसमें किसका गुणा करो ताकि वो परिमेय बन जाए, a माइनस रूट बी। समझ में? और यही a माइनस रूट बी इसका संयुग्मी कहलाता है। दोनों एक दूसरे के संयुग्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुग्मी। याद रखना इस चीज को। 2 प्लस रूट 3 का संयुग्मी बताओ। 2 माइनस रूट 3। 17 माइनस रूट 5 का संयुग्मी बताओ। हाँ, तो समझ गए, ऐसे होता है। ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3 का संयुग्मी बताओ। रूट 2 माइनस रूट 3। चिन्ह बस बदलना है यार, कुछ नहीं करना है। क्लियर है? एकदम डिटेल अच्छे समझ में है। अब आप ये आसानी से बना सकते हैं। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा, अच्छा इसको तो मुझे नहीं मिटाना था, आप मेरे को दूसरा लेकिन बना के दिखाना। ठीक है, मेरे को आपसे दूसरा बनवाना है। इसको फिर इसको भी उतार लो आप अपने कॉपी में। 3 a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना? चलो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। चलिए देखो ध्यान से सब लोग। सबसे पहले ना आप लोग को जरूरत ना क्वेश्चन को ठीक से देखने की है। देख के भी आप लोग क्वेश्चन सही नहीं लिख रहे हो। देखो रूट 3 बस है, रूट पूरे में नहीं है, -1 अलग है, फिर नीचे रूट 3 प्लस 1 है। सरलीकृत करने के लिए हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करें, अर्थात हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये है कि हर को देखो क्या वो यहाँ पर आपको परिमेय के रूप में दिख रहा है क्या? परिमेयकरण बोलने का मतलब हम उसको परिमेय बनाना चाहते हैं। फिलहाल वो क्या है? हाँ, रूट 3 है ना, तो परिमेय। परिमेय बनाने के लिए हमको उसके कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा, संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा। रूट 3 प्लस 1 का संयुग्मी क्या होता? हाँ, तो उसको गुणा करना पड़ेगा। गुणा सिर्फ नीचे नहीं होगा, होगा तो ऊपर भी होगा। ठीक है, जिसको हम सरल शब्दों में बोलते हैं यह चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करने पर। तो एक्चुअली वो वही मतलब है कि हम उसको परिमेय बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझिएगा। सेम सेम दिख रहा है कि एकदम? तो इसीलिए क्या होगा पता है आपको, रूट 3 माइनस 1 एक बार जो दो बार वही चीज सेम सेम दिख रही तो एक बार लिख के वर्ग लगाया जाता है। और नीचे में आप देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है सूत्र a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ऊपर में a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। आपको सूत्र पता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b। बगल में लिख देता हूं, देख लो। a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a के स्थान पर रूट 3 और b के स्थान पर 1 दिख रहा है हमको। और अपॉन में आप देखेंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग है, तो a का वर्ग कौन होगा? रूट 3 का वर्ग मतलब 3, 1 का वर्ग मतलब 1 है नहीं भाई? सही है नहीं? रूट 3 का वर्ग मतलब 3, फिर प्लस 1 माइनस 2 एक कम, पहले ना जो बिना करने वाली संख्या उनको गुणा करो, तो 2 एक कम 2 और रूट 3, तो 2 रूट 3 ऐसे लिखा आएगा। और नीचे में 3 में एक किया तो 2 बचेगा। समझ में आएगा नहीं? अब क्या होगा बताओ अगली लाइन में? 3 और 1 -2 रूट 3 बटे 2। समझ में आया नहीं भाई? अब ऊपर देखो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 2 कॉमन निकल रहा है। 2 कॉमन निकालो, क्योंकि देखो 4 और 2 में 2 कॉमन है ना,
तो 2 कॉमन निकलने के बाद उधर क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे कॉमन निकलता है, तो आप ये सोचो कि 4 और 2 में 2 कॉमन निकलने का अर्थ है कि लो तो आप 2 को अंदर गुणा करो तो बताओ कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 और यहाँ सामने में कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 कम 2। तो कॉमन निकालना ये होता है कि जो हम नंबर कॉमन गुणनखंड निकालने का यही होता है। और बटे 2 है तो ये कॉमन निकालने से फायदा हुआ कि ये कट गया, तो आंसर कितना आया, 2 माइनस रूट 3, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये सरलीकृत रूप हुआ इसका। कठिन लग रहा है क्या? कौन सी लाइन कठिन है बताओ ना, मैं आपको समझा दूंगा। जो लाइन समझ में नहीं आई समझा देंगे, बताओ। नहीं पूछ रहे हो तब बस आपकी गलती है, समझ में ना आना गलती नहीं है। 1 माइनस रूट 3 आया कैसे? देखो, हाँ गलत है ना, 3 + 1 4 होगा ना बेटा यहाँ। अच्छा क्लियर है? इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। अब अगला वाला तो पक्का बना के दिखाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर को परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। 1 + √2 √5 + √3, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा करने का रिवाज है परिमेयकरण करने के लिए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करना ही पड़ेगा, इसके बिना वो परिमेयकरण नहीं होगा। चलो अब क्या होगा, ऊपर का ऐसे गुणा करके हमको लिखना है, और नीचे नीचे देखो आप a + b a - b। हमेशा जब भी आप परिमेयकरण करोगे ना, हर का सहयोगी का जब भी आप गुणा करोगे तो यही चीज सूत्र लगेगा, a + b a - b। तो क्या होगा, a का वर्ग - b का वर्ग। ठीक है, आप देखते जाओ। अब 1 को जब 2 कोष्टकों को आपस में गुणा करना होता है तो पहले एलिमेंट को, पहले कोष्टक का एक एलिमेंट को उसके दोनों के साथ गुणा करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट को भी उन दोनों के साथ गुणा करते हैं। ठीक है ना? तो पहले 1 का गुणा होगा इन दोनों के साथ, 1 × √5 होगा √5, समझ में? फिर माइनस है तो माइनस आएगा, फिर 1 × √3 आएगा √3, फिर प्लस √2 का √5 के साथ होगा, तो √2 √5 हो जाएगा √10। ये गुणा क्यों कर पाए हम लोग आपको पता है? क्योंकि दोनों करणियों का आर्डर सेम है। ये √2 √5, इसका भी आर्डर 2 इसका भी आर्डर 2 है, इसलिए इनका गुणा पॉसिबल हो सका है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऐसे गुणा कर दें, यानी कि जैसे एक तरफ लिखा है √2 और एक तरफ लिखा है ये, ऐसे है गुणा कर दोगे क्या? नहीं होगा गुणा, दोनों गुणा पॉसिबल नहीं है। सेम आर्डर वाली करणियों का ही गुणा पॉसिबल है। तो चलो अब अगला बताओ, प्लस और माइनस। देखो प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है। √2 × √3 √6, 3 दूनी 6, और नीचे में √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3। अब देखो गंगोत्री जी ने क्या किया है, काफी अच्छी स्टूडेंट रही हैं, तो उसने क्या किया कि पहले तो √5 और √10 मिला के √15 हो गया, ऐसे उन्होंने लिखा है। आप भी वैसे सोच रहे हैं क्या? आप सरासर गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, आपके मन में भी ऐसा बात आता होगा कि क्यों नहीं होता है। और वैसे ही -√3 -√6 मिल करके -√9, माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए जोड़ दिया, चिन्ह माइनस लगता है, गलत। चलो इसको सीखते हैं हम लोग। इसको सीखने के पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, एकदम बेसिक चीजें ध्यान से सुनो। इसको सीखने के लिए मैं आपको एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ। जब करणी जुड़ती है ना, जब 2 करणी संख्याएं जुड़ती हैं तो सिर्फ तब जुड़ सकती हैं जब सजातीय करणी हो, अर्थात दोनों करणी का आर्डर सेम हो और अंदर लिखी संख्या भी सेम हो। तो जैसे 5 5 है और करणी का आर्डर भी कितने, कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब 2 2 समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इनको जोड़ते हैं। और खास बात ध्यान रखना, जोड़ते टाइम हम सिर्फ बाहर वाले को जोड़ते हैं, यहाँ बाहर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ कितने, तो तीन ठोक √5 और सॉरी 1 ठोक √5 और 3 ठोक √5 दोनों मिला के 4 ठोक √5। तो आपने कुल मिला के इनको जोड़ा है,
इसको जोड़च नहीं है और वो जुड़ता भी नहीं, याद रखना इस बात को, जुड़ते केवल बाहर वाले हैं। जैसे मैं लिखूंगा 3 पेन प्लस 5 पेन, तो क्या 3 5 8 और पेन पेन 2 पेन लिख दोगे क्या? आप दिमाग लगाओ, 3 पेन और 5 पेन, कितना पेन? 8 पेन। तो 8 8 कैसे लाए आप? 3 और 5 को जोड़ के 8 लाए, कि पेन पेन मिलके 2 पेन हो गए, ऐसे थोड़ी हुआ। तो इसको नहीं जोड़ना है, समझ में? सामने वाले जुड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या? हाँ, गुणांकों का जोड़ घटाने में भी गुणांकों को जोड़ घटाते हैं, जो भी करना है गुणांकों के बीच करो। ये लोग बस चुपचाप आते हैं जाते हैं बैठते हैं बस ऐसे, √5 है तो चुपचाप वो लिखाएगा बेचारा बस। नहीं समझ में आएगा? आना चाहिए समझ में। आ गया। ओहो, चलो आप सुनो मेरी बात। तो अब बोलोगे सर वैसे में तो फिर यहाँ कोई जुड़ घट नहीं सकता, सब अलग अलग संख्याएं हैं, किसको जोड़ोगे घटाओगे? तो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा सर। 2 पंचे 10, तोड़ेंगे तो अभी कुछ काम का नहीं है वो। तो इसका आंसर हमको इसी रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं, इसको आप तोड़ भी नहीं सकते। अगर मान लीजिए वो, मान लो ये वो रहता, क्या बोलते हैं, 10 की जगह मान लो रहता है ये आपका 18 रहता। एक बात की बात क्या रहता, √18 को आप तोड़ सकते हो, दो मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू, तो 3 बाहर निकल सकता था, कुछ सरलीकृत किया जा सकता है इसमें। किसको 6 को क्या लिखोगे? तो जो बाहर निकलेंगे, जोड़ी बनी नहीं थी ना, जोड़ी बन के बाहर निकलता है, तब सरलीकृत होता है, तब समझ में आता है कि किसी जुड़ घट सकता है कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 प्लस √10 प्लस वाले एक साथ लिख लो, ठीक है, फिर -√3 -√6 अपॉन 5 में 3 गया 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका और कुछ हो ही नहीं सकता, आप देख लो। हाँ, अगर आपको सवाल में ना इसके अगर मान आप अगर रखेंगे, √5 का मान, √3 का मान अगर आपको याद हो तो देखो इस बुक में कैसे सॉल्व किया है, इन सबों का मान रखा है इसने। इसका मान 2 दशमलव कुछ कुछ, इसका मान 1 दशमलव कुछ कुछ, इसका मान 3 दशमलव कुछ कुछ, ऐसे करके मान रख के सॉल्व किया उसने। ऐसे आप अगर मान याद हो तो आप मान रख करके फिर जोड़ घटा सकते हो, अन्यथा इसको और जोड़ घटाया नहीं जा सकता। तो ये आपका आंसर आ गया। 5 में 3 के दो, ये दे कैसे आया? नहीं, उसका मान कैसे निकालेंगे सर? √5 का मान 5 का वर्गमूल, ये आपको इसकी वैल्यू याद हो, आप लोग अभी याद रखो, अगर मान लो याद नहीं है तो याद रखना। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में पूरा सिखाऊंगा कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एकदम डिटेल में सिखाऊंगा। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भाग करना, गुणा करना, ये आप सीखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे। वर्ग का शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारा है। तो 64 सवाल हो गया आपका होमवर्क, इसको आप लिख लो और ये आप घर में बनाएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, मैं अब आपको आगे और अच्छी अच्छी कहानी, अच्छे अच्छे सवाल बताता हूँ। चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि इन सब के हमको मान ज्ञात करना है। अब वो लोग इसका कैसे मान ज्ञात करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ध्यान से देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो पहला सवाल देखो, ट्रिक समझ लो, फिर दूसरा तुम लोग बनाना। तो क्या लिखा है, √5 प्लस 2√6, मतलब रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर क्या है, रूट है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा एकदम।
हमको क्या करना है, ये जो सवाल जिस कैटेगरी के या जिस पैटर्न के सवाल है, हमको इन सवालों में या तो a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र में या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के सूत्र में इसको फिट करना है, तब ये आसानी से बनेगा। लेकिन कैसे फिट करना है ध्यान से सीखो। अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, सवाल 10 का 10 लिख रखा हूँ, ठीक है। ये 5 को मैंने 5 लिखा, कुछ नहीं किया। ये 2 को 2 लिखा, कुछ भी नहीं किया। अब √6 में जो ये 6 लिखा है ना, उसको आप गुणनखंड कर लो, 3 गुणित 2 या 2 गुणित 3, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3 × 2, या उसको तोड़ दिया √3 √2, ठीक है कि नहीं बता दो। 6 को √3 √2 में तोड़ दिया, ठीक है, पक्का। अच्छा आप बताओ यहाँ प्लस है कि माइनस है, तो समझो ये वाला सूत्र में फिट होगा। माइनस रहता तो इसमें फिट होता, इसमें फिट होगा। तो फिट कैसे करेंगे, आप मेरे को a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र बताओ। चलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का। आप एकदम गौर से देखो, आपको 2a भी मिल चुका है। 2 a की जगह √3 को देखो, b की जगह √2 को देखो, 2a भी आपका तैयार है। अब आपको क्या तैयार करना है बताओ, a स्क्वायर प्लस, तो तैयार कर दो ना। a की जगह कौन दिख रहा है बताओ, a की जगह कौन दिख रहा है। तो कुल मिला के आंख मूंद करके यहाँ पे a का स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सूत्र में a स्क्वायर और b स्क्वायर की जरूरत है, a और b की जगह आपने इनको देख रखा है, तो आंख मूंद करके आप a की जगह a स्क्वायर की जगह √3 स्क्वायर लिख दो, और b के स्क्वायर b स्क्वायर की जगह में √2 का स्क्वायर लिख दो। लेकिन लिखते साथ एक बार चेक करके भी देख लेना कि जो आप काम किए वो सही है गलत है। आपने जो काम किया वो पूर्णतः सही है। बताऊं कैसे, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, और 3 और 2 5 है दिमाग। तो 5 को ऐसे ही तोड़ना है। ये कौन बताया आपको, ये बताया इसने बोला कि सर यहाँ पे 2ab है, a की जगह √3 को देखो, b की जगह √2 को देखो, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ ताड़ के फिट कर दो। बात समझ में, ट्रिक समझ में आया नहीं समझ में, चिंता मत करो, दूसरा भी बता दूंगा, ठीक है। फिर 2 √3 √2, अब एक पूरा का पूरा सूत्र में फिट हो गया। कैसे, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab क्या होता है, a धन b पूरे का वर्ग, वर्ग पूरे का वर्ग, और ये वर्गमूल, जब वर्ग और वर्गमूल तो कट जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या, पक्का एकदम। चलो तुम लोग इसको लिखना, मैं मिटाऊंगा नहीं, चिंता ना करो, नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे को फटाफट दूसरा भी बनाने दो, तब तुम लोग तीसरा और चौथा एकदम कॉन्फिडेंस से बना लोगे। चलो ठीक है ना, मैं या दूसरा एक तो प्लस वाला बताया, एक तो माइनस वाला बता देता हूँ, ठीक है। फिर तुम लोग दूसरा और चौथा तुम लोग बनाना। चलो 8 माइनस √60, अब बोलोगे सर पहले वाले सवाल में तो 2 पहले से दिया हुआ था, 2ab में फिट करने के लिए 2 पहले से तैयार था, ये देख 2, ये वाले सवाल में तो 2 नहीं है, नहीं है तो तुमको लाना है। कैसे लाएंगे, इसकी मदद से लाएंगे, इसको गुणनखंड करो। 60 को गुणनखंड करोगे तो 2 फिर 30 बनेगा, 30 बार में जाएगा, फिर 2 15 आएगा, फिर 3 5 आएगा, फिर 3 सॉरी अब 5 1 आएगा। तो क्या हुआ, वर्गमूल 60 निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्गमूल 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 का जोड़ी बन गया। जोड़ी बनने के बाद उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के एक बार लिखते हैं, तो एक बार लिखाएगा, अंदर 3 पंचम 15, लेकिन गुणा मत करो, अलग अलग लिखो उसको, √5 √3 अलग अलग लिखो। समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब हम अगली लाइन में या 8 माइनस √60 को लिख सकते हैं कि 2 × √5 × √3। क्लियर है ना, ये आपका रफ कार्य का हिस्सा है ना, याद रखना, ये रफ कार्य का हिस्सा है। चलो इसको आप रफ कार्य में करेंगे। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। आप यहाँ पे ये सूत्र फिट होगा कि ये सूत्र वाला, कौन सा लगेगा, माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। a माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आपके पास तैयार है। अब देख एक दर्शन कर लो, a की जगह कौन है, b की जगह कौन है, a की जगह √5 है, b की जगह √3 है। तो भैया a स्क्वायर और b स्क्वायर जब सामने होना चाहिए, तो क्यों ना हम पहले लिख के देख लें, भैया a की जगह √5 है, हमको a स्क्वायर चाहिए, तो √5 का स्क्वायर लिख लो, हमको b स्क्वायर भी चाहिए, तो b की जगह कौन है, देखना पापा, √3 3 नहीं √3 का, समझ में। a स्क्वायर और b स्क्वायर कैसे तैयार हुआ, इसको तुलना करने से तैयार हुआ। a की जगह हमको √5 दिख रहा था, b की जगह √3 दिख रहा था, तो हमको पता चला कि a और b की वैल्यू √3 और सॉरी a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू क्या है √3। सामने में क्या आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमने √5 स्क्वायर और √3 स्क्वायर को जोड़ के लिख दिया। लेकिन तसल्ली के लिए आप मन ही मन इसको जोड़ के देख लेना, इतना ही आना चाहिए, तब तुम सही कर रहे हो, तो गलत है।
√5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 और 3 8, मतलब तुम सही थोड़े हो, ठीक है। 2√5 √3। अब बताओ कौन सा सूत्र बनेगा, वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, क्या होता है बताओ, a माइनस बी पूरे का वर्ग, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, √5 माइनस √3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो इन दोनों को लिखो, मेरे को फटाफट दूसरा और चौथा बना के दिखाओ एकदम 5 मिनट के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी, मतलब अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, लेकिन इनका जो कार्य है वो एक जैसा होगा। जैसे पहले सवाल में देखो आपको 3 करणियां दी गई हैं, 3 करनी वाली संख्याएं दी गई हैं, और क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी कौन है इनमें से, है ना। 3 ठोक संख्या है, सबसे छोटी कौन है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर करणियों की घात सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिखा है 8, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका दोनों करणियों का ऑर्डर कितना है, 3 3 है। तो अगर ऑर्डर सेम होना तो आप बिना चिंता किए इनकी तुलना कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम सेम हो तो फिर अंदर देख लो कौन बड़ा, जो बड़ा समझ जाओ पूरी संख्या बड़ी, जो छोटा समझ जाओ पूरी संख्या छोटी। ऑर्डर सेम है क्या, तो आप अंदर देखो कौन बड़ा कौन छोटा, 8 बड़ा और 5 छोटा, तो समझ जाओ ये छोटा ये बड़ा। तो बहुत आसान हो जाता है कार्य अगर क्या सेम हो, ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने के बाद उसको भूल जाइए, केवल अंदर देखिए संख्या को देखो, और फिर उस हिसाब से जो बड़ा तो वो बड़ा। 8 बड़ा इसलिए पूरा करने को, समझ में आएगी नहीं। चलो बताओ इनमें कौन बड़ा। तो ऐसे करके भी तुरंत इनकी कौन बड़ा कौन छोटा तुरंत मत बता देना, काम करना पड़ेगा इसमें। तो बोलोगे इसमें तुरंत बता दिए, इसमें तुरंत क्यों नहीं बता पा रहे हो, क्या दोनों का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। यहाँ इसका ऑर्डर कितने है, इसका ऑर्डर 2, कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 मानते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा रहता तो 2 मानते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो अभी तुम अभी तुरंत नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा, आपको पहले ऑर्डर सेम करना ही पड़ेगा। समझ में आया। अब ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करेंगे सर, तो वो सुनो। चलो मैं इन्हीं दोनों एग्जाम्पल में ये खेल खेलता हूँ। अगर मेरे को सच में पता करना हो इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है, अभी मैं नहीं पता कर सकता क्योंकि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम करना पड़ेगा। तो चलो ऑर्डर सेम करते हैं। ऑर्डर सेम करने के लिए पहले आप देखोगे कि इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, और 3 का आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम बोलने का मतलब लघुत्तम समापवर्ती है। आप कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताया था। ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, 2 एक का 2, 2 3 को विभाजित नहीं करता इसलिए 3 जस का तस रहेगा। फिर अब 2 से कोई विभाजित नहीं होगा तो आगे बढ़ेगी कहानी, 3 से जाएंगे तो एक एक आ गया, तो कितना आया 2 3 6, तो इसका एलसीएम कितना है 6। समझ में आएगी। एलसीएम निकालना सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो चिंता मत करो, एलसीएम और एचसीएफ का एक सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि वो उनके सिलेबस में, मेरे ख्याल से सहायक शिक्षक वाले सिलेबस में है, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीजें हम लोग सीखेंगे इसको। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, पक्का। अब तुम्हारा उद्देश्य ये है कि ये जो ऑर्डर जो अलग अलग था ना, अब उसको हम क्या करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं। सेम करके कितना करेंगे, सेम मतलब कितना करेंगे, तो सेम मतलब आपको दोनों का ऑर्डर कितना कितना करना है, 6 6 करना, इतना ध्यान रखना। अब चलो मैं इसका ऑर्डर 6 करने जा रहा हूँ, फिलहाल इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है, अब दिमाग लगाओ, 2 दिख रहा है, मेरे को 6 बनाना है, तो मैं किसका गुणा करूं बताओ, 3 का, इतना तो कर ही सकते हो। तो तुम लोग चुपचाप बिना डरे उसमें 3 का गुणा कर देना क्योंकि तुमको 6 बनाना है। लेकिन जितने का गुणा कर रहे हो ना उतना ही अंदर लिखी संख्या पे घात चढ़ा देना, घात। क्या चढ़ा देना, इस नियम को यहाँ बैठा लो कि ऑर्डर पे जितने का गुणा किया जा रहा है उतना ही अंदर क्या चढ़ाना है, घात चढ़ाना है। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अब कितना होगा बताओ, 3 दूनी 6 ऑर्डर हो गया, 3 की घात 3 यानी 3 3 9 3 27। क्लियर है। चलो इसको देखते हैं आप, 3 में किसका गुणा करूं ताकि वो 6 हो जाए, तो 3 में 2 का गुणा करने से 6 हो जाएगा, लेकिन जितने का गुणा कर रहे हो उतना घात चढ़ाते ना अंदर वाली संख्या पे,
ठीक है, तो 6 हो जाएगा 25। अब ये कौन है, ये यही है। अब इन दोनों में देख लो कौन बड़ा कौन छोटा, आप बता दो। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं एक तरफ मेरे पास करणी 27 मिल रहा है, इस करणी का ऑर्डर 6 है ना भाई, समझ में आया कि नहीं बताओ। और एक तरफ मेरे को मिल रहा है करणी 25, इस करणी, अब ऑर्डर सेम हो गया। अब ऑर्डर सेम हो गया तो इनको भूल जाओ, इनकी तुलना करो, कौन बड़ा कौन छोटा। 27 बड़ा और 25, तो जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खोल दो, वैसे जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खोल दो। ठीक है, तो ये बड़ा ये छोटा, और ये किसका मान था बताओ, इसका मान था। ठीक है, तो उसके जगह उसका मान लिख दो कि ये इसका मान था, इसका ऑर्डर 2 था, याद है, ठीक है ना। और ये किसका मान था, ये इसका मान था। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो हमको हमारा जो मेन काम था वो तो इन दोनों में बड़ा छोटा पता करना था। क्या पता चल गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। क्लियर है कि नहीं है। तो समझ में आया कैसे खेलेंगे खेल। पहले आपको क्या करना है, अगर ऑर्डर अलग अलग हो तो ऑर्डर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद क्या प्रयास करना है कि किसी भी तरह ऑर्डर जो है वो उसमें किसका गुणा करूं ताकि मेरे को वो एलसीएम के जितना मिल जाए। जरूरी नहीं है हर सवाल में आपका एलसीएम 6 ही 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। फिर उतने के जितना आपको ऑर्डर करने की कोशिश करना है, और जो यहाँ गुणा करोगे उतना अंदर घात लगाना है, याद रखना। नहीं समझ में आया? चलो पहला सवाल बनाए क्या। चलो ये तो रफ वाला एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। सिस्टमेटिक अब हम इसको बनाते हैं, फिर आप उसको कॉपी में लिखिएगा। और होमवर्क जो मैं रोज देता हूँ उसको करते हो नहीं घर जाके। हाँ, होमवर्क करना जरूरी है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। तो चलो आप बताओ क्या क्या संख्याएं लिखी है। एक तो करणी 10 लिखा है, 4 घात वाला है नहीं भाई। सॉरी मैंने इसको देख लिया, उसको देखना है। अरे बाबा, पहला सवाल। चलो ये ऐसे लिखा है, क्या आप तुरंत इनमें तुलना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि करणियों का ऑर्डर अलग अलग, इसका 3 ऑर्डर, इसका 2 ऑर्डर, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो 2 समझना है, इसका ऑर्डर, तो अभी अभी तुलना नहीं कर सकते। अब इन दोनों में आप तुलना कर सकते हो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, वो बड़ा ये छोटा, समझ में है ना। लेकिन ये कहाँ जाएगा बेचारा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पूरे कैल्शियम निकाल दो भैया। ठीक है, तो 3 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर 3 है, कैल्शियम कितना आएगा 6 इंच आएगा। ठीक है ना, तो 6 आएगा, 6 आएगा, समझ में आया नहीं। ऐसे निकाल के देखो, 3 2 3 2 3 1 3 1 1 1 1 ऐसे, समझ में आया। तो 6 आएगा इस कैल्शियम। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में किसका गुणा करूं कि मैं वो 6 बन जाए, 2 का गुणा। तो 3 में 2 का गुणा करने से 6 बनेगा, और जितने गुणा करना पड़ा उतना अंदर घात लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है आ रहा है। तो ये 6 हो गया, 2 दूनी 4, क्लियर है। चलिए, और तो और ये √3 का अभी करनी का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और जितना गुणा कर रहे हो उतना अंदर में घात लगा दो। अब एक करनी का घात 6 हो गया, 3 3 9 3 27। तीसरा कौन लिखा है, करनी 4 है। कितने गुणा करो 6 बनने के लिए, 2 का। जितना गुणा कर रहे हो उतना अंदर घात लगा दो, कितना बनेगा 16। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब बता दो आप इनमें से कौन अब देखो ना, ये इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया, इसका मान ये हो गया, तीनों का ऑर्डर सेम हो गया। कौन बड़ा कौन छोटा बता दो। सबसे छोटा कौन, ये वाला। उससे बड़ा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला। हमको क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन, ये। लेकिन तुम ये मत बोलना, तुम ये बोलना तुम्हारे पास मेन प्रश्न में दी हुई संख्या ये थोड़ी है, ये तो तुमने अपनी मदद के लिए इनको तैयार किया है। तुम्हारा मेन मकसद तो इनमें छोटा बताना है ना। प्रश्न में ये संख्या दी है कि ये दी है, प्रश्न में ये संख्याएं दी है, तो आप उसके हिसाब से बताओगे। तो इनमें सबसे छोटा ये है, इसलिए ये सबसे छोटा है। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़े, यानी कि हमको यहाँ पे सबसे छोटी कौन है पूछे तो हम तुरंत बता दिए। अगर बोला रहता कि भैया इन तीनों को आप बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो, तो आप कैसे करते बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटे को पहले लिखना होता है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है ना। उससे बड़ा कौन है, 16 वाला। उससे बड़ा कौन है,
27 वाला ऐसे बढ़ते क्रम में से लिखते हैं, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं, आपको ये संख्या नहीं दी, आपको प्रश्न वाली संख्याओं के हिसाब से लिखना है। तो ये किसके बदले आया, ये इसको हल करके आया, तो आप उसको लिखोगे। समझ में आया नहीं आया? फिर आप किसको लिखोगे? हाँ, √4, रूट नहीं, क्यूब √4। फिर एक कौन है बाबू? √3। समझ में आया कि नहीं है? ये इसका बढ़ता क्रम हो गया। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर वो उसके जो वैल्यूज हैं जिनसे वो तैयार हुए हैं वो लिख देंगे। अगर घटते क्रम में सजाने बोलता तो सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। क्लियर है? और अगर इनमें सबसे बड़ा पूछा होता तो ये नहीं, ये कहो आप, आपको उत्तर के रूप में वो नहीं बताना है, उसको देख के फिर इसको बताना है, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सब बन जाएंगे क्या? ये सब बन जाएगा। चलो तीनों में से ना सब लोग अलग अलग बनाओ। आप दोनों दूसरा बनाओ, आप दोनों तीसरा बनाओ, आप चारों चौथा बनाओ। ठीक है।